नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। वैसे तो भारत एक है, हम हमेशा ये बात कहते आए हैं। एक प्रांत से दूसरे प्रांत में लोग जा सकते हैं, वहाँ रोजगार ढूंढ सकते हैं और रोजगार कर सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों के साथ और ख़ास करके बिहार से जो मजदूर वहाँ पे काम करने गए हैं उनके साथ आज किस प्रकार से बर्बरता हो रहा है, इसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। बिहार से गए लोगों को, जो वहाँ मजदूरी करने गए हैं, जो वहाँ रोजगार के तलाश में गए हैं, उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम हिंदी भाषी हो, क्या तुम हिंदी भाषी हो। ये पूछने पर अगर जवाब हाँ में आता है तो कुछ लोगों द्वारा वहाँ पे उन पे हमला कर दिया जाता है, उन मजदूरों पे। सोचिए उन मजदूरों का क्या कसूर है जो अपने घर बार छोड़ के दूसरे प्रांत में रोजगार के तलाश में गए हैं ताकि उसका जो है घर परिवार चल सके, इसीलिए वो अपने घर परिवार छोड़ के गए हैं। बिहार जैसे राज्यों से पलायन करके गए हैं रोजगार के तलाश में, लेकिन वहाँ पे उनको सिर्फ एक भाषा के नाम पर, सिर्फ इसीलिए कि वो मनुष्य तो सब एक जैसे दिखने में ही है, सिर्फ इसीलिए कि वो हिंदी भाषी है, सिर्फ इसीलिए कि वो बिहार का मजदूर है, उस पर हमला कर दिया जाता है, उसको मारा जाता है। और इस कारण आज तमिलनाडु से जो मजदूरी करने गए थे लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। पहले वो बिहार से रोजगार के तलाश में तमिलनाडु जैसे राज्य जाते हैं और वहाँ से जब वो मारे जाते हैं, खदाड़े जाते हैं, तो फिर मजबूर होके थक हार के वो मजदूर खाली हाथ अपने घर बिहार लौट जाते हैं। और यहाँ लौटने के बाद फिर उनके सामने समस्या होती है आजीविका की, कैसे चलेगी आजीविका, कैसे चलेगा परिवार। लेकिन सोचिए आज जो ये स्थिति है देश में, चाहे आज उस स्थिति पे आप चर्चा कर लिए, चाहे एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने वाले लोगों पर जो हमला हो रहा है, ये तमिलनाडु, जो बिहार से तमिलनाडु गए उन लोगों पे जो हमला हो रहा है, या फिर आज जो भाषा के नाम पर लड़ाई हो रही है देश में, या फिर जाति के नाम पर जो देश में लड़ाई हो रही है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए अगर आप जिम्मेवार दिखाएंगे, अगर जिम्मेवार इसके लिए वर्तमान परिस्थिति में जो भाषा के नाम पर जो बिहार से जाने वाले मजदूरों को तमिलनाडु में वहाँ के कुछ लोगों द्वारा मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसके साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, तो इसके जद में आप देखेंगे इसके लिए जिम्मेवार राजनीतिक व्यवस्था है। इस देश की राजनीतिक व्यवस्था जो आग लगाती है लोगों के हृदय में, वो आग धीरे धीरे इस कदर सुलग जाता है कि वो जान लेने पर एक दूसरे का आतुर हो जाता है। पहले तो बात कर लीजिए बिहार की राजनीतिक व्यवस्था की। बिहार में आखिर बिहार लेबर सप्लाई जोन बन के क्यों रह गया? बिहार के ही मजदूर पूरे देश में और देश से बाहर भी, अगर सऊदी अरब वगैरह देश में जाएंगे, अरब कंट्री में जाएंगे, तो अधिकतर आप देखेंगे कि बिहार से मजदूर वहाँ मजदूरी करने जाते हैं, रोजगार के तलाश में जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिहार में आज तक बिहार के में जो भी सरकारें बनी, यहाँ पे बिहार के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई? इसके लिए आप प्रश्न किन से पूछेंगे? पिछले 17 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता पे काबिज है और 17 वर्षों में अभी हाल फिलहाल में बिहार विधानसभा में बजट पेश किया तो मुख्यमंत्री जी ये दावा तो कर रहे थे कि 10 वर्षों में उन्होंने बजट का आकार दुगना से भी ज़्यादा कर दिया है, वित्त मंत्री कह रहे थे। लेकिन उस बजट में बिहार के मजदूरों के लिए क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान है कि बिहार से मजदूरों का पलायन नहीं करना पड़ेगा? कब तक बिहार के लोग दूसरे राज्य में मजदूरी करने जाएंगे और वहाँ पे वो अत्याचार सहेंगे? कब तक ये होगा? आज आप देख लीजिए, चाहे आप दिल्ली जैसे राज्यों में चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, या महाराष्ट्र में चले जाइए, मुंबई में चले जाइए, आज हर जगह बिहारी और बिहार के मजदूर आपको भरे मिलेंगे। और इस बात से हमारे नेता को शर्म नहीं आता कि बार बार जब सत्ता में वो आते हैं तो इन मजदूरों के बारे में क्यों नहीं सोचते? सोचिए पहले एक जमाना था, जब आपको याद होगा ना,
राज ठाकरे यही पॉलिटिक्स किया करते थे महाराष्ट्र में। वहाँ से बिहार के मजदूरों को खदेड़ते थे, वहाँ से वो बिहार के मजदूरों को भगाते थे और बिहार के मजदूरों पे राज ठाकरे की पार्टी गुंडागर्दी करती थी बिहार से आए लोगों के साथ। और किस प्रकार से वहाँ किया जाता था, अभी तमिलनाडु में ये हो रहा है, कुछ दिन पहले यही महाराष्ट्र में हो रहा था। लेकिन बिहार के नेता की आंखें क्यों नहीं खुल रही है? बिहार के नेता बाकी सारे काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन बिहार के मजदूर के बारे में कौन सोचेगा? बिहार के आम लोगों के बारे में कौन सोचेगा? यहाँ पे जब चुनाव आता है तो चुनाव को जाति आधारित कर दिया जाता है। अब सोचिए, बिहार में अभी चर्चा किस चीज की हो रही है? जिन नेताओं को बिहार के मजदूर के भलाई के बारे में सोचना चाहिए, जिनको बिहार में अधिक से अधिक रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके, बिहार के लोगों को पलायन ना करना पड़े, उसके बारे में सोचना चाहिए। वो नेता अभी कर क्या रहे हैं? अभी बिहार के नेता लगे हुए हैं जाति जनगणना कराने में। अब बताइए, अभी जो तमिलनाडु में मजदूरों को मारा जा रहा है, जो हिंदी भाषी होने के कारण जो बिहारी मजदूरों के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, क्या तमिलनाडु में उससे जाति पूछा जा रहा है? क्या तमिलनाडु में उससे धर्म पूछा जा रहा है? नहीं, उससे ना जाति पूछा जा रहा है ना धर्म पूछा जा रहा है। उसके नाम के आगे बिहारी लगा हुआ है, वो बिहार से गया हुआ है, वो हिंदी भाषी है, इसी कारण वहाँ से उनके साथ क्रूरता हो रहा है, इसीलिए उनको वहाँ मारा पीटा जा रहा है। क्या महाराष्ट्र से जो बिहारी पे हमला होता है, महाराष्ट्र में पिछले होता था, कुछ दिन पहले ही कई सारे घटना सामने आया जहाँ राज ठाकरे के लोग हमला करते थे। तो आप समझिए, क्या महाराष्ट्र में ये पूछा जाता था कि तुम्हारा जाति क्या है, क्या तुम्हारा धर्म क्या है? और जाति और धर्म पूछ के हमला किया जाता था। अगर किसी विशेष जाति के लोग होते थे तो उसको उस पर हमला नहीं किया जाता था, ऐसा तो नहीं था। वहाँ पे सिर्फ बिहारी पूछा जाता था और बिहारी पूछ के वहाँ पे हमला किया जाता था, क्योंकि उसको पता था कि बिहार से ये लोग यहाँ रोजगार करने के लिए आए हैं। पूरे दुनिया में आप देख लीजिए और भारत में भी आप देख लीजिए, तो बिहार के लोग हर क्षेत्र में नंबर 1 है। यही बिहार के लोग जब देश यानी बिहार से बाहर जाते हैं तो अच्छे रोजगार खड़ा कर लेते हैं, अच्छे बड़े बड़े कंपनी खड़ा कर लेते हैं, बड़े बड़े कंपनी के सीईओ हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर भरे पड़े हैं। लेकिन वही लोग बिहार में अच्छे रोजगार नहीं प्राप्त कर पाते, या बिहार में उन लोगों का विकास नहीं हो पाता। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो सबसे बड़ा जिम्मेवार इसके लिए बिहार का वो राजनीतिक व्यवस्था है जो बिहार के लोगों को बिहार में सही ढंग से एस्टेब्लिश करने के लिए कभी विचार ही नहीं की। पिछले 30 वर्षों से, पहले 15 वर्ष लालू यादव का राज रहा बिहार में, हालांकि उससे पहले जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस की राज रहा बिहार में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 17 वर्षों से 15 वर्षों से जो है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार पिछले 17 वर्षों में पाला बदले हैं, कभी वो बीजेपी के साथ गए हैं, अभी वो वही आरजेडी के साथ है जो इससे पहले 15 वर्ष तक लालू यादव और राबड़ी देवी का बिहार में शासन रहा। लेकिन इन वर्षों में ना ही तो नीतीश कुमार और ना ही तो अभी जो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है उनकी के माता पिता यानी आरजेडी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव या राबड़ी देवी बिहार में बिहार के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाए। तो प्रश्न तो इनसे पूछा जाएगा ना। और इन सारे मुद्दा को छोड़ के आप अभी किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं? एक जाति जनगणना बिहार में चल रहा है, दूसरा क्या चल रहा है? दूसरा चल रहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय जी अभी धर्म के मुद्दा को उठा रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी अभी रामचरितमानस के जो चौपाई है उसमें जाति जाति और जाति जाति कहाँ लिखी हुई है इसको ढूंढ रहे हैं। किसको शूद्र कहा गया, किसको वैश्य कहा गया, किसको क्षत्रिय कहा गया और किसको ब्राह्मण कहा गया, किसका सम्मान किया गया और किसका अपमान किया गया, इन मुद्दों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन उन मुद्दों पे उनका ध्यान नहीं है जो बिहारी मजदूरों के साथ, बिहार के लोगों के साथ तमिलनाडु में अपमान हो रहा है। उस अपमान के विष को निगलने के लिए, पीने के लिए वो बिहार के लोगों को छोड़ दिए हैं और बाकी सारे मुद्दा को उठा रहे। धर्म ग्रंथों में तो वो निकाल रहे हैं, ढूंढ
ढूंढ के श्लोक जो किसका अपमान हुआ, किसका सम्मान हुआ। लेकिन तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूरों के साथ आज अपमान हो रहा है बिहारी मजदूर का, इसका हिसाब कौन करेगा, इसका जवाब कौन देगा? और इसका जवाब ये तमाम सत्ताधीश क्यों नहीं देते जो पिछले कई दशकों से बिहार में राज्य कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जिनकी सत्ता बिहार में चली आ रही है, वो क्यों नहीं जवाब देते कि बिहार के मजदूर को आज बिहार से पलायन क्यों करना पड़ रहा है? और बिहार के लोगों की भी गलती देखिए, बिहार के लोगों की समस्या देखिए। जब चुनाव आता है तो वो लोग जो अभी बिहारी बन के बाहर में अत्याचार सहते हैं, जो जिन पे बिहारी होने के कारण क्रूरता होता है, वही लोग जब अपने घर आते हैं और चुनाव के समय वो क्या हो जाते हैं, किसी खास जाति के हो जाते हैं, किसी खास धर्म के हो जाते हैं और जाति के आधार पे वोट दे देते हैं। अभी तो इस बात की चर्चा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार जाति जनगणना हो जाए, एक बार धर्म का मुद्दा उठ जाए और एक बार रामचरितमानस में शूद्रों के लिए कुछ अपशब्द लिखा गया है जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं लिखा गया है, उसको मुद्दा उठा बना दिया जाए ताकि एक बड़े तबके का वोट एक खास राजनीतिक पार्टी के साथ आ जाए और वो चुनाव जीत जाए। लेकिन बिहार के मजदूरों के बारे में कौन सोचेगा? और इसके लिए जिम्मेवार बिहार के सत्ताधीश है। अगर बिहार में देखिए तो आज जो सिचुएशन उत्पन्न हुई है, जो स्थिति, इसके लिए बिहार के सत्ताधीश जिम्मेवार है, बिहार की राजनीति व्यवस्था जिम्मेवार है, जो बिहार को विकास के रास्ते पर ना ले जाकर बिहार में को अलग अलग मुद्दों पे बिहार के लोगों को बांटा और अलग अलग मुद्दों पे बिहार के लोगों पे को कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर बांट के वोट लिया। तो वहीं तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में भी आज जो स्थिति हो रही है, जब हम कहते हैं ना एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत अखंड भारत, यानी भारत में कोई कहीं से कहीं जा सकता है, कोई एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जा सकता है, जहाँ पे भाषा और प्रांत के आधार पर चीज़ों को डिफाइन नहीं किया गया है, जहाँ पे कोई कहीं जा सकता है, कोई कहीं रह सकता है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत का भाव, जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत एक है, ऐसा तो आपने अक्सर सुना ही होगा। लेकिन आज तमिलनाडु जैसे राज्य में भाषा के नाम पर वहाँ पे जो सत्ता दल है, वहाँ पे जो राजनीतिक व्यवस्था है, आज जो लोग वहाँ पे सरकार बनाए हुए हैं, जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, वहाँ के लोगों के मन में, चूंकि वहाँ पे उनको राज्य करना था, वहाँ पे उनको सत्ता में आना था, इसलिए वहाँ के लोगों के मन में इस प्रकार से भाषा के जरिए, दूसरे यानी हिंदी भाषा क्षेत्र के जरिए हिंदी भाषा के प्रति नफरत भरा, और इस प्रकार से हिंदी भाषा के प्रति नफरत भरा कि आज उसका परिणाम दिख रहा है कि लोग, अपने ही देश के लोग भाषा के नाम पर एक दूसरे पे अत्याचार कर रहे हैं। क्यों भरा गया ये नफरत? ये नफरत सिर्फ इसीलिए भरा गया कि वहाँ के कुछ क्षेत्रीय दलों को सत्ता में आना था। देख लीजिए यहाँ की पृष्ठभूमि में आज लोग जो कर रहे हैं, आज जो परिणाम आ रहा है, इसका बीजारोपण राजनीति ने ही किया था, और इसका जो बीज था वो राजनीति ने ही धीरे धीरे ये आग लोगों के हृदय में लगाया था, और आज वही आग सुलग रहा है। आज वो लोग जो भाषा के नाम पर राजनीति कर रहे थे तमिलनाडु जैसे राज्यों में, जो दक्षिण के राज्य हैं, वहाँ पे जो भाषा के नाम पे राजनीति करने वाले तो आज सत्ता में वहाँ पहुँच गए, वो सत्ता की मलाई खा रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्य में भी उन लोगों की स्थिति नहीं बदली जो भाषा के नाम पर अपने राजनीतिक पार्टी को वोट देते थे। अर्थात देश की कुछ राजनीतिक व्यवस्था आप देख लीजिए, ना तो बिहार के लोगों की आज स्थिति बदली जो जाति आधारित यानी जाति के नाम पर वोट देते थे, और ना ही तमिलनाडु के लोगों की स्थिति बदली जो भाषा के नाम पर वोट देते थे। और भाषा के नाम पर और जाति के नाम पर जो राजनीति करने वाले लोग थे, दोनों को सत्ता की प्राप्ति हुई और दोनों सत्ता में गए, और दोनों आज उनमें से कई राजनीतिक पार्टी सत्ता में है और उनकी दूसरी पीढ़ी भी आज सत्ता में आ गई है। जब भारत आजाद हुआ था तो संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, राज्य भाषा घोषित किया था, और उसके साथ 14 वर्ष के लिए अंग्रेजी को भी राज्य भाषा घोषित किया गया था। तब ये कहा गया था कि धीरे धीरे अंग्रेजी को राज्य भाषा का दर्जा अंग्रेजी से छीन लिया जाएगा और हिंदी को
पूरे देश में राज्य भाषा घोषित कर दिया जाएगा, पूरे देश के राज्य भाषा के तौर पर स्वीकार कर लिया जाएगा। उस समय किसी को आपत्ति नहीं थी, क्योंकि एक विदेशी भाषा को स्वीकार करने से तो बेहतर था कि एक अपने देश की, अपनी माटी की भाषा को स्वीकार किया जाए। लेकिन ये आज दक्षिण के राज्यों में राजनीतिक और परिस्थिति इस कदर बदली कि आज़ादी के 1 दशक 2 दशक बाद वहाँ पे कुछ लोगों को इसके जरिए भी अपना लाभ दिख गया और इसके जरिए भी राजनीतिक स्वार्थ दिख गया कि किसी प्रकार से अगर भाषा के नाम पर लोगों की भावना को भड़काया जाए तो सत्ता में बना जा सकता है या सत्ता में आया जा सकता है और राजनीति की जा सकती है। और तमिलनाडु जैसे दक्षिण के कई राज्यों में भाषा के नाम पर विवाद खड़ा किया गया, जिस प्रकार से कहीं जाति के नाम पर किया जाता है, आज देख रहे हैं ठीक इसी प्रकार से भाषा के नाम पर विवाद खड़ा किया गया और लोगों को कहा गया कि हिंदी भाषा तुम्हारा नहीं है, हिंदी भाषा तुम पे जबरन लादा जा रहा है। सोचिए, जिन अंग्रेजों के हम 200 वर्षों तक गुलाम रहे, उस अंग्रेजों के भाषा को तो वहां तमिलनाडु में स्वीकार किया गया। उन अंग्रेजों के भाषा को उन नेताओं ने लोगों को पढ़ाया कि आप ये अंग्रेजों की भाषा स्वीकार कीजिए, अंग्रेजी में तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन अपने देश के एक भाषा जो देश के करोड़ों लोग बोलती थी, जो अपने देश की मिट्टी की भाषा थी हिंदी, उसको वहाँ के लोगों ने वहाँ के लोगों को स्वीकार करने नहीं दिया गया। उस भाषा के प्रति वहाँ के लोगों में के हृदय में कटुता भर दिया गया और राजनीतिक व्यवस्था परिस्थिति ऐसी बनी कि जिस अंग्रेजी को केवल 14 वर्ष के लिए संविधान में स्थान दिया गया था, 14 वर्ष के बाद वहाँ पे पूरे देश की राज्य भाषा यानी हिंदी में पूरे देश में कामकाज होना था, वो अंग्रेजी अभी तक देश की भाषा बनी हुई और धीरे धीरे अंग्रेजी का स्तर अपने देश में बढ़ते जा रहा है, अंग्रेजी कल्चर बढ़ते जा रहा है और आज हिंदी भाषा कहीं ना कहीं दबते जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ जयचंदों ने अपने घर में ही अपने लोगों के खिलाफ, अपने लोगों के बीच में ही अपने भाषा का गलत प्रचार प्रसार किया और इसका परिणाम था कि 14 वर्ष बाद जब समय आया कि अब जो है भाषा की सूची से अंग्रेजी को हटा दिया जाए, तो दक्षिण के राज्यों में आंदोलन शुरू हो गया और परिणाम आज ये हुआ कि भाषा के नाम पर देश में हत्याएं हो रही है, क्रूरता हो रही है, राजनीति हो रही है, ना जाने भाषा के नाम पर आज देश में क्या क्या हो रही है। लेकिन इन सब के बीच देखिए सत्ता, आम लोग तो आपस में कट रहे हैं, आम लोग तो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे पे अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन राजनीति को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर जगह राजनीति को तो अपनी रोटी सेकनी होती है ना। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के जन्मदिन में बुधवार पहुंच गए, चेन्नई पहुंच गए उनके जन्मदिन के समारोह में शामिल होने के लिए। अब सोचिए, यहाँ तेजस्वी यादव को इस बात का फिक्र नहीं है या इस बात के बारे में वो अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं दिए हैं कि बिहार के मजदूर को तमिलनाडु में क्यों मारा जा रहा है, क्योंकि उस सत्ताधीशों की मानसिकता समझिए, उनका मकसद केवल सत्ता में बने रहना होता है, फिर सत्ता जिस कदर से प्राप्ति हो, राजनीति में वो जिस कदर से सत्ता में जा सके। तेजस्वी यादव पहुंचते हैं स्टालिन के जन्मदिन के समारोह में और स्टालिन और तेजस्वी यादव एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को शुभकामना और बधाई देते हैं, दोनों एक मंच पे बातचीत करते हैं। देखिए, ऊपर में नेताओं के बीच कोई मतभेद नहीं है, लेकिन नीचे में जो राजनीतिक व्यवस्था द्वारा आग लगाई गई, उसके परिणाम स्वरूप पूरा देश आज किस प्रकार से भाषा के नाम पर अलग अलग बटा हुआ है और भाषा के नाम पर वो वहाँ के लोग, तमिलनाडु के लोग और वो जो दक्षिण भारत के लोग हैं, दक्षिण के जो लोग हैं, वो हिंदी भाषा वाले लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, हिंदी भाषा को नहीं देखना चाहते, हिंदी भाषा को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। लेकिन ऊपर में राजनीति तो काम कर रही है, राजनेता तो एक दूसरे से मिल रहे हैं, किसी को प्रधानमंत्री बनना होगा तो आज उसी राजनीतिक पार्टी के लोगों से गठबंधन कर लेंगे जो भाषा के नाम पर, जो हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ तमिलनाडु जैसे राज्य यानी दक्षिण के राज्य
के लोगों में नफरत भर के जो सत्ता में आए, अगर आज हिंदी भाषी क्षेत्र के किसी राजनीतिक पार्टी को प्रधानमंत्री बनना होगा या केंद्र के सत्ता में राजनीति में जाना होगा तो वो तो आपस में गठबंधन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे लोग आपस में संघर्ष कर रहे हैं और लोग भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ रहे हैं और राजनीति अपनी मलाई खा रही है। आज देश की वर्तमान स्थिति ये है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।